Good morning students, welcome once again in Eclair International online classes. In the previous video lecture we have done about the atomic size and valency as a trend in the modern periodic table. Two trends we already have done. First is valency and second is atomic size. How the both characteristics are changing in the periodic table, modern periodic table. When we talk about the modern periodic table, then we will take first left to right and then up to down. How they will change. If you are taking the valency, then we will say that in modern periodic table when we move up to down in group, valency of all elements will be same. क्या होगी? सेम होगी. कैसे एक्सप्लेन करेंगे? एग्जाम्पल, फर्स्ट ग्रुप का अगर लें, हाइड्रोजन हैज़ वन वैलेंसी, सोडियम हैज़ ऑल्सो वन वैलेंसी, पोटेशियम ऑल्सो हैव वन वैलेंसी, लिथियम ऑल्सो हैव वन वैलेंसी. पूरे के पूरे एलिमेंट्स जो अपन यहाँ देख रहे हैं वो सारे किससे बिलोंग रखते हैं? फर्स्ट ग्रुप से. और सभी की वैलेंसी कितनी ले रहे हैं यहाँ पे? 1. ऐसे ही अगर सेकेंड ग्रुप की लेंगे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इन सब की भी आप दोगे तो 2 वैलेंसी आएगी और ये सेकेंड ग्रुप से बिलोंग करते हैं. ऐसे ही 13 ग्रुप की अगर बात करेंगे, मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में भी बताया था कि 13, 14, 15 मीन्स पी ब्लॉक. अगर आप 13 से स्टार्ट करके और 18 ग्रुप तक जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वैलेंसीज क्या होती हैं? पहले इंक्रीज होती है दैन डिक्रीज होती है. हाउ? 13 वाला ग्रुप जो है वो 3 वैलेंसी रखेगा और फिर 14 वाला 4 वैलेंसी रखेगा, देन डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी. बिकॉज वैलेंसी आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि बेसिकली वैलेंसी डिपेंड्स ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उस पर डिपेंड करती है वैलेंसी. और किस तरीके से वैलेंसी अपन डिटरमाइन करते हैं वो आपने 9th स्टैंडर्ड में उसके बारे में रूल्स देखे होंगे. अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट रूल हम क्या कहते हैं कि वैलेंसी जो होती है, अगर किसी एलिमेंट के अंदर 1 से लेकर 4 इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं, 1 है, 2 है, 3 है या 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो हम उस एलिमेंट के लिए जो वैलेंसी देते हैं वो इक्वल होती है किसके? वैलेंस इलेक्ट्रॉन के. यानी जैसे कि फर्स्ट ग्रुप की अगर अपन बात करें तो फर्स्ट ग्रुप के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है और 1 इलेक्ट्रॉन के लिए अपन क्या करते हैं कि सारों के अंदर आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से उनकी वैलेंसीज अपन 1 कंसीडर कर लेते हैं. जैसे कि हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, उसमें आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है. सोडियम ऑल्सो हैव द 1 इलेक्ट्रॉन, पोटेशियम ऑल्सो हैव द 1 इलेक्ट्रॉन एंड लिथियम ऑल्सो हैव द 1 इलेक्ट्रॉन. तो सभी के आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से उनकी वैलेंसी कितनी कंसिडर की जा रही है? 1. ऐसे ही फिर सेकेंड ग्रुप के ऊपर अगर आप कंसिडरेशन करें तो सेकेंड ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स कंसिडर किए जाते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स कंसिडर किए जाते हैं. सो वी आर गिविंग द 2 इलेक्ट्रॉन्स. 13 ग्रुप की अगर आप बात करेंगे, जैसे लाइक एग्जांपल अगर आप ले रहे हैं बोरॉन का या एल्यूमिनियम का, तो उनके आउटरमोस्ट शेल में अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को कंसीडर करें तो उनके आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं.
तो हम उनकी वैलेंसी कितनी देते हैं 3। कार्बन वाला जो ग्रुप है 14th ग्रुप उसमें आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सो वी आर कंसिडरिंग द वैलेंसी एज अ 4। तो ये तो हुई फर्स्ट रूल की बात। सेकेंड रूल की बात जब अपन करते हैं तो उसमें आता है कि अगर किसी एलिमेंट के आउटरमोस्ट शेल के अंदर 4 से 8 तक, 8 तो आपका ऑक्टेट कंप्लीट करने वाला कॉन्फ़िगरेशन हो ही जाएगा ना, तो 8 से पहले यानी 5th से लेकर 7th एलिमेंट तक अगर आपके 7th इलेक्ट्रॉन तक अगर आपके सेकेंड शेल के अंदर या किसी भी शेल के अंदर फिल हो रहे हैं, मीन्स आउटरमोस्ट शेल अगर आपका 5, 6, 7 ये इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है तो उनकी वैलेंसीज अपन कैसे देते हैं 8 में से माइनस करके। किसको माइनस करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को माइनस करेंगे। जस्ट लाइक इफ़ यू आर टेकिंग द वैलेंसी फॉर द नाइट्रोजन, तो आपको पता है कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 2, 5 होता है। आउटरमोस्ट शेल कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, जिसे वैलेंस शेल भी कहा जाता है, 5 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। मीन्स नाइट्रोजन हैव 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये क्वेश्चन इस बार बोर्ड के अंदर भी पूछा गया था, बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर आपके, कि टेल द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द नाइट्रोजन, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे नाइट्रोजन के अंदर। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी में डिफरेंस इतना ही होता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल नंबर ऑफ दी क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंटिंग इन द आउटरमोस्ट शेल, और वैलेंसी डिपेंड करती है कि कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स है या फिर मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन्स है या फिर 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो डिपेंड करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इन द वैलेंस शेल। लेकिन वैलेंस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, दीज ऑल आर कंसिडर्ड एज अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर नाइट्रोजन की अपन बात कर रहे हैं तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है 5। सो वी विल कंसीडर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। बट वैलेंसी की जब अपन बात करते हैं तो सेकंड रूल फॉलो होगा, और अकॉर्डिंग टू द सेकंड रूल इफ यू आर गिविंग द वैलेंसी फॉर एन एलिमेंट इफ इट इज हैविंग more than 4 electrons in the valence shell, then you will give the valency by the subtracting it with the 8 number। सब्सट्रैक्ट करिए 8 नंबर से, क्योंकि 8 नंबर ही क्यों कंसिडर किया जा रहा है, बिकॉज वी आर टेकिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स एज अ स्टेबल इलेक्ट्रॉन्स। स्टेबिलिटी को शो करने वाला एक नंबर ले रहे हैं 8, बिकॉज वी आर फॉलोइंग द ऑक्टेट रूल फॉर द स्टेबिलिटी। आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ये किस रूल के अकॉर्डिंग अपन बोलते हैं, ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग बोलते हैं। सो वी आर टेकिंग द 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल एज अ स्टेबल मैनर। तो 8 में से आप सब्सट्रैक्ट कर दीजिए उन इलेक्ट्रॉन्स को जो कि आपके मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन्स जो आपने कंसिडर किए हैं किसी एलिमेंट में, जो भी रेस्ट रहेगा उसकी वैलेंसी हो जाएगी। जैसे एक नाइट्रोजन की अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसके 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके वैलेंस शेल में, तो आप अगर उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास वैलेंसी कितनी आ जाएगी नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी आ जाएगी। तो जब आप बात करते हैं 13 ग्रुप की तो हम क्या कहते हैं कि वैलेंसी 3 हो जाती है। फिर 14 ग्रुप की बात करते हैं तो वैलेंसी 4 हो जाती है, फिर उसके बाद डिक्रीज होना शुरू होती है। कैसे, नाइट्रोजन में आ जाएगी -3, फिर ऑक्सीजन वाले ग्रुप में आ जाएगी -2, देन हैलोजन ग्रुप में आ जाएगी -1, और एट लास्ट एट द 0 ग्रुप वैलेंसी कितनी हो जाएगी 0। और यही रीज़न है कि 18th ग्रुप को हम कौन सा ग्रुप कहते हैं 0 ग्रुप, ड्यू टू द 0 वैलेंसी। 0 वैलेंसी क्यों कही गई, उसका रीज़न आपके पास है, क्योंकि उसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक स्टेबल मैनर वो शो करता है विद दी 2 इलेक्ट्रॉन्स विद दी 8 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, जैसे लाइक एग्जांपल हीलियम के आउटरमोस्ट शेल को अगर आप कंप्लीट करेंगे तो फर्स्ट शेल जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा विद दी 2 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन उसके नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे लाइक हीलियम के बाद नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जिनॉन है, तो उनके आउटरमोस्ट शेल में आप देखेंगे कि उनका ऑक्टेट कंप्लीट रहता है। तो आप अगर उनके ऑक्टेट को कंप्लीट मान रहे हैं, मीन्स आउटरमोस्ट शेल हैज़ द 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो 8 में से 8 माइनस करेंगे तो वैलेंसी कितनी आएगी आपके पास 0 आएगी। और 0 वैलेंसी होने की वजह से ही उसे नाम क्या दे दिया गया, 0 ग्रुप नाम दे दिया गया। ठीक है, तो पहली बात तो हुई कि अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अप टू डाउन जाते हैं तो आपको वैलेंसी एलिमेंट्स की कैसे मिलती है, सेम वैलेंसी मिलती है। सेम वैलेंसी का मतलब है कि उनके आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं
सेम है, हालांकि शेल चेंज हो जाएगा, जो कि अपन ने पिछली बार बात करी थी प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, कि जैसे आप ऊपर से नीचे जाते हैं एक शेल का इंक्रीमेंट हो जाता है, एक सेल का इंक्रीमेंट हो जाता है। उसका रीज़न क्या है? वन शेल इंक्रीज होने का मीन है कि आपने पीरियड चेंज कर दिया। पीरियड चेंज जैसे कि फर्स्ट पीरियड से सेकंड पीरियड में जा रहे हो, तो फर्स्ट पीरियड के अंदर फर्स्ट शेल है, तो सेकंड पीरियड में जाते हैं आपके पास 2 शेल आ जाएंगे, थर्ड पीरियड में जाते ही आपके पास 3 शेल आ जाएंगे। तो एवरी पीरियड विच यू आर चेंजिंग दैट इज शोइंग अ न्यू शेल, एक नया शेल आपको इंटीमेट करके दे रहा है हर एक पीरियड, राइट। तो ये आपके कंसिडरेशन में होना चाहिए कि आउटर मोस्ट शेल में उनके इलेक्ट्रॉन्स सेम होंगे, और ये बहुत बड़ा रीज़न है कि एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं, सेम फीचर्स होते हैं, सेम प्रॉपर्टीज़ होती है। उसका बेसिक रीज़न यही होता है कि उनकी वैलेंसी जो होती है वो सेम होती है, उनके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सेम होते हैं, उनकी जो नीड होती है इलेक्ट्रॉन्स की वो भी सेम होती है, इसीलिए वो सारे के सारे एक जैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं। जैसे कि अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएं इन सभी को, तो इनका फॉर्मूला क्या बनेगा? H2O, Na2O, ठीक है, ऐसे ही K2O। उसका रीज़न क्या है? सेम फॉर्मूला क्यों बन रहा है? उसका रीज़न यही है कि सबकी वैलेंसी क्या है? सेम है। अगर आप हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे, इसकी वैलेंसी +1 है, इसकी वैलेंसी -2 है। आपने फॉर्मूला फॉर्मेशन सीखा है 9th स्टैंडर्ड में, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? H2O। जस्ट लाइक द सेम Na के साथ अगर O को रिएक्ट करवाओगे तो भी वही आने वाला है जो कि पहले आया था। तो एक्सचेंजिंग अगर आप वैलेंसी को करते हैं तो Na2O का फॉर्मेशन हो जाता है। तो बेसिकली आप क्या कह सकते हो कि ड्यू टू द सेम वैलेंसीज इन द ग्रुप, all the elements which are belonging the same group will show the same characteristic, will show the same properties। ये बात हुई ग्रुप की। अगर हम पीरियड की बात करें, अगर अपन पीरियड की बात करें तो आप क्या कहेंगे? in modern periodic table, in modern periodic table, अब पीरियड की बात कर रहे हैं तो आपको किधर से किधर मूव करना पड़ेगा? लेफ्ट टू राइट। व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट एंड ग्रुप की बजाय आप क्या लिखेंगे? आप पीरियड। वैलेंसी फर्स्ट विल इंक्रीज, पहले इंक्रीज होगी देन डिक्रीज, पहले इंक्रीज होती है देन डिक्रीज होती है। 1 मिनट। राइट, तो पहले आप वैलेंसी को क्या करते हुए देखेंगे? इंक्रीज, देन इट विल डिक्रीज, राइट। इसके बाद चलते हैं अपन एटॉमिक साइज पे। देखिए आपके मॉडर्न तो नहीं, आप अपनी एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं अपन, तो एनसीईआरटी में एक्टिविटी देखिएगा, वैलेंसी ट्रेंड के जस्ट नीचे एक एक्टिविटी दे रखी है जिसके अंदर आपको पीरियड के सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स दे रखे हैं और सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स की रेडियस दे रखी है, ठीक है। उन रेडियस के अकॉर्डिंग अगर आप एलिमेंट्स को क्या कर रहे हो? इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैनेज कर रहे हो, उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हो। जैसे कि लिथियम की आई थिंक 152 ऐसे कुछ दे रखी है, आप देखिएगा अपनी एक्टिविटी के अंदर। तो उनको जब आप इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर आप अरेंज करेंगे, क्योंकि आपने पिछली वीडियो लेक्चर में देखा होगा कि लेफ्ट टू राइट जब आप मूव कर रहे होते हैं तब आपने देखा होगा कि साइज़ छोटी होती जा रही है, और ऊपर से नीचे की तरफ यानी ग्रुप में अगर अप टू डाउन मूव कर रहे होते हैं तो साइज़ इंक्रीज होती जाती है। तो उन एक्टिविटीज़ को कंसिडर करिएगा तो आप देखेंगे कि सेम वैसा का वैसा ही आपको मॉडर्न पीरियडिक टेबल का मैनर मिल जाता है। सबसे पहले हाइड्रोजन आएगा जिसकी जो रेडियस होती है वो 37
पिकोमीटर होती है, उसके बाद आपका लिथियम आएगा, फिर सोडियम आ जाएगा। इस तरीके से आपको मिलेगा कि अप टू डाउन अगर आप मूव कर रहे हो तो आपको एटॉमिक साइज इंक्रीज मिलेगी, और अगर लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो तो आपको साइज डिक्रीज होती हुई दिखाई देगी। उसका रीज़न मैंने आपको बताया था कि ऊपर से नीचे जाने पर एक शेल का इंक्रीमेंट हो जाता है, और उस इंक्रीजिंग होने की वजह से, उस एक शेल के बढ़ जाने की वजह से साइज़ बड़ी हो जाती है। लेकिन जब लेफ्ट टू राइट आप मूव करते हो तो शेल वही सेम रहता है, बट आपके प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते जाते हैं सेम शेल होने की वजह से, लेकिन प्रोटॉन इंक्रीज होने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है, या यूँ कह दे कि जो अट्रैक्शन फोर्स होता है किसका, न्यूक्लियस का, वो इंक्रीज होने की वजह से वो क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है या सिकुड़ जाता है, जिसकी वजह से आपके साइज़ छोटी हो जाती है। नेक्स्ट अगर देखें तो इन्हीं चीज़ों को देखो, इनको मैंने फिर से रिमेमोराइज आपको इसलिए करवाया क्योंकि इन्हीं पे डिपेंडेबल अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी अपन लेंगे वो आएगी मेटालिक प्रॉपर्टी और नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आज जो अपन कर रहे हैं वो थर्ड प्रॉपर्टी है कि मेटालिक प्रॉपर्टी, मेटालिक नेचर और नॉन मेटालिक नेचर एंड नॉन मेटालिक नेचर किस तरीके से चेंज होती है इन द ग्रुप्स एंड इन द पीरियड्स। तो आपको पता है, देखिए मेटल का मीन क्या है, जितने भी एलिमेंट्स अपन बात करते हैं मेटल के कंसिडरेशन में, तो आपने देखा होगा सबके सबके टाइन बनाते हैं। सबके सबके टाइन बनाने का मतलब क्या है कि सबकी वैलेंसीज पॉजिटिव में होती है। तो पॉजिटिव में जिनकी वैलेंसी होती है मीन्स उनके पास 1 से लेकर 4 तक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो इजीली अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर पाते हैं, डोनेट कर पाते हैं, लूज कर पाते हैं, और आफ्टर द लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे विल गेन द पॉजिटिव चार्ज, राइट। तो अगर मेटालिक नेचर की बात की जाए तो हम क्या कह सकते हैं कि जहाँ जहाँ पॉजिटिव है, जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, उनके पास मेटालिक नेचर ज़्यादा होगी, या यूँ कह दें कि जिनकी टेंडेंसी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन लूज करने की, वो मेटालिक नेचर ज़्यादा शो करेंगे, राइट। जिसमें मेटालिक नेचर है उसमें नॉन मेटालिक नेचर कम हो जाएगी। तो एक तरीके से अपोज हो गया ना, जिसमें मेटालिक ज़्यादा है उसमें नॉन मेटालिक कैरेक्टर कम हो जाएगा, राइट। तो अगर आप बात करें सबसे पहले मेटालिक नेचर की, और सबसे पहले बात करें अगर ग्रुप की, तो आपने देखा कि ऊपर से नीचे यानी अप टू डाउन जाने पर वैलेंसी तो सेम रहती है बट साइज इंक्रीज हो जाता है। जैसे हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में फर्स्ट शेल, ठीक है। फिर लिथियम की बात कर ले तो लिथियम के अंदर क्या होता है, फर्स्ट शेल कंप्लीट हो जाता है और लिथियम के सेकंड शेल के अंदर फिर एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है। फिर सोडियम की बात कर ले तो सोडियम के पास 3 शेल्स आ जाते हैं बिकॉज इट हैज़ 2 8 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट। तो ये सोडियम की बात हो गई, इसके थर्ड शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो आप एक चीज़ कंसीडर करें इसके अंदर कि देखिए न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है आउटर मोस्ट शेल की वो क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। अब अगर एक बात सोचें यहाँ पे कि जो अट्रैक्शन फोर्स है आउटर मोस्ट शेल के ऊपर किसका, न्यूक्लियस का, वो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स किस में होगा, हाइड्रोजन में, उसके बाद किस में होगा, लिथियम में, सबसे कम किस में होगा, सोडियम में। तो सोडियम बहुत इजीली क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, बिकॉज अट्रैक्शन फोर्स जो था आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पे और न्यूक्लियस के बीच वो क्या हो गया, लेस हो गया। तो इस वजह से आप क्या कह सकते हो कि जब अप टू डाउन किसी भी ग्रुप में अप टू डाउन आप क्या करते हो, मूव करते हो, तो मेटालिक नेचर जो होता है एलिमेंट्स का, वो मेटालिक नेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो रीजन क्या हो गया, पहला रीजन तो हो गया ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑफ साइज, और सेकेंड ड्यू टू डिक्रीजिंग ऑफ अट्रैक्शन। किसके बीच अट्रैक्शन, अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है और न्यूक्लियस के बीच का जो अट्रैक्शन है वो क्या हो गया,
डिक्रीज हो गया। इसकी वजह से आप इलेक्ट्रॉन को इजीली क्या करवा सकते हो, रिलीज करवा सकते हो फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। तो एक तरीके से मेटेलिक नेचर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब अगर मेटेलिक नेचर इंक्रीज हो रहा है तो नॉन मेटेलिक नेचर ऑब्वियस है कि डिक्रीज होगा। तो अप टू डाउन जाओगे तो नॉन मेटेलिक नेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट चलते हैं पीरियड के अंदर। ये तो बात हुई ग्रुप की। पीरियड में अपन ने क्या देखा था कि लेफ्ट टू राइट जब मूव करते हो, लेफ्ट टू राइट जब आप मूव करते हो तो साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज होता चला जाता है। और अगर साइज डिक्रीज हो रहा है, उल्टा देख लो यूँ, ठीक है, अगर साइज डिक्रीज हो जाए, जैसे कि अपन बात करें कि लिथियम से लेकर फ्लोरीन तक की बात कर लेते हैं, सेकेंड पीरियड की बात करें तो लिथियम का साइज बड़ा होता है, ठीक है। फ्लोरीन का साइज क्योंकि सेकेंड पीरियड ही बिलोंग कर रहा है ये, लेकिन यहाँ पे 9 प्रोटॉन्स आ जाने की वजह से, यहाँ पे कितने प्रोटॉन्स होते हैं, 3 प्रोटॉन्स होते हैं, जबकि इसमें कितने प्रोटॉन्स आ जाते हैं, 9 प्रोटॉन्स आ जाते हैं। तो उसी शेल पे, क्योंकि शेल तो वही है सेकेंड शेल, इसका भी शेल वही है सेकेंड शेल, लेकिन इसमें 3 प्रोटॉन्स उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, जबकि इसमें कितने प्रोटॉन्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, 9 प्रोटॉन्स अट्रैक्ट कर रहे हैं उसी रूप को। तो जाहिर सी बात है कि साइज़ छोटा हो जाएगा, तो फ्लोरीन का साइज़ क्या होगा, छोटा हो जाएगा। तो छोटा होने की वजह से अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा। अट्रैक्शन फोर्स अगर ज़्यादा है तो आपको इलेक्ट्रॉन को वहाँ से रिलीज़ करवाने में या फिर वहाँ से हटाने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, या यूँ कह दें कि एलिमेंट जल्दी से इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ नहीं करना चाहेगा, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहेगा। और उस कंडीशन में आप क्या कहेंगे कि उसकी मेटेलिक नेचर क्या है, डिक्रीज हो गई। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर मेटेलिक नेचर जो होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज, मेटेलिक नेचर डिक्रीज हो जाती है। और जाहिर सी बात है अगर मेटेलिक नेचर डिक्रीज हो गई तो नॉन मेटेलिक नेचर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं कि मेटेलिक नेचर में ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर मेटेलिक नेचर क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्यों होती है इंक्रीज, उसका रीज़न है कि साइज़ बड़ा हो जाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन लूज करना ज़्यादा इजी होता है। दूसरा, अट्रैक्शन फोर्स भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से आप इलेक्ट्रॉन को बहुत अच्छे से रिलीज़ करवा सकते हो। लेकिन इसी का उल्टा हो जाएगा नॉन मेटेलिक नेचर में कि अप टू डाउन जाने पर नॉन मेटेलिक नेचर डिक्रीज हो जाएगा। रीज़न, साइज़ बड़ा हो जाने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर पाता तो गेन करना मुश्किल हो जाएगा। फिर दूसरा, अट्रैक्शन फोर्स ही अगर कम हो गया न्यूक्लियस का तो बाहर से इलेक्ट्रॉन लेने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए वहाँ पर क्या होगा कि नॉन मेटेलिक नेचर इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर ड्यू टू दी स्मॉलर साइज ऑफ द एलिमेंट्स, रेगुलरली आपको स्मॉलर साइज मिलती जाएगी, इसलिए मेटेलिक नेचर क्या हो जाएगी, डिक्रीज। और अगर मेटेलिक नेचर डिक्रीज हो रही है तो नॉन मेटेलिक नेचर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो आपको एक क्या बनाना है, इसका एक टेबल बनाना है, और उस टेबल को आपको कैसे बनाना है वो मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से आप कॉलम उसमें ऐड करेंगे और फिर इसको लर्निंग के लिए आप किस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे आप ट्रेंड्स, उसके बाद चेंज इन द ग्रुप चेंजेस और चेंजेस इन द पीरियड, राइट। इस तरीके से बना लीजिएगा। इसमें लिखोगे आप अप टू डाउन, क्योंकि ग्रुप में आप ऊपर से नीचे जाएंगे, और इसमें लिखोगे आप लेफ्ट टू राइट, ठीक है। फर्स्ट ट्रेंड आपका आ जाएगा वैलेंसी, जिसमें आप यहाँ पे लिखोगे सेम रहेगी, यहाँ पे पहले इंक्रीज होगी देन डिक्रीज होगी। सेकंड आ जाएगा साइज, यहाँ पे अप टू डाउन इंक्रीज होती है, यहाँ पे लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होती है। थर्ड आ जाएगा मेटेलिक नेचर, मेटेलिक नेचर में आप क्या लिखोगे, मेटेलिक नेचर में लिखेंगे आप अप टू डाउन जाने पर इंक्रीज होती है और लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज होती है। फिर अपोजिट आ जाएगा किसका, नॉन मेटेलिक नेचर, भाई अप टू डाउन जाने पर डिक्रीज होती है और लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज होती है, ठीक है। इसके बाद एक पॉइंट आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देखिए किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की जो कैपेसिटी होती है उसको कहा जाता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे कि फ्लोरीन की अगर अपन बात करें या किसी भी एलिमेंट की जिसके आउटर मोस्ट शेल में बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स की नीड है फॉर द ऑक्टेट कंप्लीशन,
जैसे कि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, उनको 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स की नीड होती है ताकि वो इलेक्ट्रॉन्स को लेकर अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपन क्या मानते हैं, ज़्यादा मानते हैं। बेसिकली हम क्या कह सकते हैं कि जिनकी वैलेंसीज नेगेटिव होती है ना, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, और जिनकी वैलेंसीज पॉजिटिव होती है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होते हैं। जैसे कि मेटल्स सारे के सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर अपन बात करें तो आपको पता है कि ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पे साइज़ इंक्रीज़ होती है, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन लूज़ करना ज़्यादा ईजी हो जाता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ हो जाती है। लेकिन लेफ़्ट टू राइट क्योंकि साइज़ छोटा होता चला जाता है, इलेक्ट्रॉन लेना ईजी हो जाता है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ हो जाती है। तो आप ये चीज़ खुद से कंसिडर करके लिखिएगा कि कैसे वो चेंज होती है, उसका रीज़न क्या है। प्लस एक क्वेश्चन और आपको करना है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में डिफरेंसेस लिखने हैं। एटलीस्ट 5-6 तो होने ही चाहिए, ज़्यादा भी हो सकते हैं अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आज के लिए इतना ही। आपका चैप्टर 5 कंप्लीट है, और अगर कोई क्वेरीज हैं तो मुझे भेज दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।